वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स के हमारे आज के इस सेशन में। आज 14 नवंबर 2023 है, तो चलिए अपने इस सेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। उसके पहले आज है चिल्ड्रंस डे, तो आप सभी लोगों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आप लोग अपने अंदर के उस बच्चे को जिंदा रखिएगा और जो उसकी एक्टिवनेस है, उसकी अलर्टनेस है और उसकी क्यूरियोसिटी है, उसे अपने अंदर मेंटेन रखते हुए अपने लर्निंग्स को आगे बढ़ाइएगा। ये आपको आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगा और एक जो जॉयफुल लाइफ होती है, जो सभी के लिए बहुत ही जरूरी होती है, वो भी आपके अंदर बनी रहेगी। तो आपके अंदर का वो चाइल्ड अगर आपके पास है तो फिर आप लगातार ग्रो करेंगे और अच्छी ग्रोथ अवेल करना आपके लिए आसान होगा। अब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको आज के न्यूज़पेपर्स में दिखेंगे उन्हें कवर करेंगे। यहां पर जो हमारा पहला आर्टिकल है वो एक्चुअली में ट्रांसजेंडर्स के बारे में है। अभी आर्म फोर्सेस में ट्रांसजेंडर्स को एंट्री दी जाए, इसके लिए एक स्टडी ग्रुप को फॉर्म किया गया है जो इवेल्युएट करेगा कि कितना फिजिबल होगा कि हम आर्म फोर्सेस में ट्रांसजेंडर ग्रुप के लोगों की एंट्री को इंश्योर कर पाए। अगर आप यहां पर देखें तो जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं उसमें अभी भी ट्रांसजेंडर्स को रिक्रूट नहीं किया जाता है। तो क्या उनके लिए पॉसिबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में? उसके लिए एक प्रॉपर इवेल्युएशन जरूरी है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो ट्रांसजेंडर्स पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 है, वो उन्हें इक्वल राइट देने की बात करता है। लेकिन क्या उन्हें इक्वल राइट्स हर स्फीयर ऑफ इंडिया में मिले हुए हैं? तो ऑफ कोर्स नहीं मिले हुए हैं और उसके लिए बातचीत होनी चाहिए। इसी रेफरेंस में अभी हाल ही में प्रिंसिपल पर्सोनल ऑफिसर्स कमेटी यानी कि पीपीओसी, जब ये अगस्त में मिले थे तो उन्होंने एक ज्वाइंट स्टडी ग्रुप फॉर्म किया और इस ज्वाइंट स्टडी ग्रुप को ये काम दिया गया कि आप देखो कि अगर ट्रांसजेंडर्स को हम सिक्योरिटी फोर्सेस में एंट्री देते हैं तो उसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। इस ग्रुप को हेड किया गया डायरेक्टर जनरल के द्वारा। ये जो डायरेक्टोरेट जनरल हैं वो एक्चुअली में आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के हैं। अब आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज क्या होती हैं, विल हैव अ लुक ऑन दैट एज वेल, बट अभी के लिए इन्हें ये काम सौंपा गया है कि आप इस पूरे काम के इंप्लीकेशंस को देखिए और सजेस्ट करिए कि क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, क्या पॉसिबल तरीके हो सकते हैं, सेफगार्ड हो सकते हैं जिसकी मदद से हम ट्रांसजेंडर्स को आर्म फोर्सेस में एंट्री दे पाएं। अब यहां पर दो टर्म्स आते हैं। पहला तो है पीपीओसी यानी कि प्रिंसिपल पर्सोनल ऑफिसर्स कमेटी। तो ये क्या है? एक्चुअली में इसमें जो टॉप ऑफिसर्स होते हैं तीन सर्विसेज की यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उनका ये ग्रुप है, दैट इज पीपीओसी। एट द सेम टाइम जो एएफएमसी है यानी कि आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस, ये भी ट्राई सर्विस मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है आर्म फोर्सेस का। इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को ही सर्विसेज दी जाती हैं। तो ये जो ग्रुप्स हैं पीपीओसी या एएफएमसी, ये तीनों ही सर्विसेज का एक कंपोजिट ग्रुप है और इन्हें ये काम सौंपा गया है कि आप इवेल्युएट करिए इसकी फिजिबिलिटी को। अब यहां पर अगर आप देखो तो कई तरीके के सजेशंस यहां हमारे सामने आते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आर्म फोर्सेस में आपको स्पेशल कंसेशंस नहीं देने चाहिए ट्रांसजेंडर्स को स्पेसिफिकली। रीजन बीइंग, वहां पर जो भी ट्रेनिंग, रिगरस स्टैंडर्ड जो सिलेक्शन को ऑप्ट किया जाता है, जो पोस्टिंग में कई बार आपको डिफिकल्ट लोकेशंस में जाना पड़ता है, इन सभी में आप किसी भी इंडिविजुअल को अगर फॉर द सेक ऑफ बीइंग ट्रांसजेंडर कंसेशन देते हो तो ये हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट में डालेगा। तो आपको उन्हें किसी भी तरीके का कोई कंसेशन ग्रांट करने की जरूरत नहीं है। अगर वो इक्वल स्टैंडर्ड पे सर्व कर सकते हैं तो उन्हें सर्व करने का मौका जरूर दिया जाना चाहिए। कुछ और कंसर्न ये रेज किए जाते हैं कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिकल डिफिकल्टीज तो हमें ऑफ कोर्स फेस करनी पड़ेंगी, जैसे हम उनके रहने की व्यवस्था कहां करने वाले हैं और बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि उनके लिए आपको सेपरेट टॉयलेट्स वगैरह भी डेवलप करने होंगे। अब जब आप टफ टेरेन में जाते हैं तो हर जगह ऐसी व्यवस्था कर पाना संभव नहीं होता है। एक क्वेश्चन यहां पर यह भी आता है कि मान लीजिए कि अगर कोई भी बेनिफिट उनके स्पाउस को देना है, उनकी वाइफ को देना है, उनके हस्बैंड को देना है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उनके स्पाउस कौन है जिसको उनकी सर्विसेज दी जानी है? एट द सेम टाइम हमारे इंडिया में अभी भी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से वेलकम नहीं किया जाता। तो क्या कल्चरल इंटीग्रेशन हो पाएगा अगर हम उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस में एंट्री देते हैं? तो बाकी के जो पर्सनल पहले से सर्व कर रहे हैं, क्या उन्हें विद ड्यू रेस्पेक्ट वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को एक्सेप्ट कर पाएंगे? ये कई तरीके के चैलेंजेस हमारे सामने हैं, जैसे कि उन्हें स्पेशल कंसेशन देना, उनके लिए लॉजिस्टिक्स और इंफ्रा को डेवलप करना,
उनके स्पाउस को आइडेंटिफाई करना और उनका कल्चरल इंटीग्रेशन। यहाँ पे 4 इश्यूज मैंने आपको बताए हैं। अगर ट्रांसजेंडर्स को सिक्योरिटी फोर्सेस में इंटीग्रेट किया जाता है तो ये कई सारे जो चैलेंजेस हैं वो हमें फेस करने पड़ेंगे। बट अगर आप देखो तो जो ट्रांसजेंडर्स पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 आया था, जिसे जनवरी 2020 में इन्फोर्स किया गया, वो कहता है कि हम ट्रांसजेंडर्स को इक्वल स्टेटस ग्रांट करेंगे और उनके मार्जिनलाइजेशन को खत्म करेंगे। हर स्फीयर में जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, वेदर इट इज हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और पब्लिक सर्विसेज एंड बेनिफिट्स, हम वहां पर उनकी सिचुएशन को इक्वल बनाएंगे। आर्म फोर्सेस में राइट नाउ हम ट्रांसजेंडर्स को रिक्रूट नहीं करते, ना ही होमोसेक्सुअल्स को। एक व्यू पॉइंट ये निकल के आता है कि मिलिट्री सर्विस कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। मिलिट्री सर्विस एक सर्विस है जो बहुत जरूरी है आपकी कंट्री के डिफेंस के लिए। आप इसे एम्प्लॉयमेंट की तरह देखोगे, कोटा लगाओगे, कंसेशन दोगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आएंगे, जैसे उनके रहने की व्यवस्था करना, उनके लिए सेपरेट टॉयलेट्स को अरेंज करना। जो फील्ड लोकेशंस होती हैं वहां पर हर जगह रिसोर्सेस और स्पेस अवेलेबल नहीं होता कि किसी के लिए सेपरेट अरेंजमेंट्स किए जा सके। यहां पर देखिए कुछ मामले और भी आते हैं। कुछ सजेशंस ये आ रहे थे कि हम क्यों ना उन्हें पीस पोस्टिंग दे दें, मतलब हम उन्हें ऑफिशियल टास्क दे दें, उन्हें बैटल फ्रंट पे ना भेजा जाए बट उन्हें जॉब तो एटलीस्ट दी जाए सिक्योरिटी फोर्सेस में, ताकि वो खुद का एक एसिमिलेशन फील कर सकें। अब आप समझो कि अगर आप ट्रांसजेंडर्स को रिक्रूट करते हो और उन्हें सारी पीस स्टेशंस पर डिप्लॉय कर देते हो, तो वो लोग जो हमेशा फील्ड स्टेशन पे रहते हैं, कई बार जैसे रोटेट करते रहते हैं, कुछ सोल्जर्स को आपने कुछ समय के लिए फील्ड स्टेशन पे भेजा और उसके बाद आप उन्हें वापस से कुछ समय के लिए पीस स्टेशन पे भेज देते हो जहां पर ऑफिशियल टास्क कंप्लीट करना होता है, काम करना होता है। तो अगर आप सारे पीस स्टेशन पे ट्रांसजेंडर्स को लगा दोगे तो जो बाकी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है पीस स्टेशन पे आने की, वो तो खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से तो फिर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाएगा। तो कई सारे चैलेंजेस होंगे जो हमें फेस करने होंगे जब हम सिक्योरिटी फोर्सेस में ट्रांसजेंडर्स को एसिमिलेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो वर्ल्ड डायबिटीज डे के बारे में है। 14 नवंबर को हम हर साल वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ये कोई सेलिब्रेट करने वाली चीज तो खैर है नहीं, बट हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। और ऑब्जर्व करने का जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव होता है वो ये है कि हम लोगों के बीच में अवेयरनेस को स्प्रेड करें कि डायबिटीज के क्या खतरे हैं, क्या सिम्टम्स हैं, उन्हें कैसे ओवरकम किया जाना चाहिए। तो इसमें कुछ बहुत ही फंडामेंटल जानकारियां हैं डायबिटीज के बारे में जो आपके काम की हो सकती हैं और आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसे हैंडल कर पाओगे। ये आर्टिकल एक्चुअली में द इंडियन एक्सप्रेस का है। तो यहाँ पे देखिए डायबिटीज एक क्रॉनिक डिसीज है जो कि 2 कारणों से हो सकता है। देखिए हमारा जो पैंक्रियाज है वो एक हार्मोन डेवलप करता है जिसे कहा जाता है इंसुलिन। तो हमारे पैंक्रियाज में से जो इंसुलिन नाम का हार्मोन डेवलप होता है वो हमारे बॉडी में शुगर के कंटेंट को मैनेज करता है, उसे बढ़ने नहीं देता, घटने नहीं देता। तो वो काम इंसुलिन का होता है। अब डायबिटीज 2 कारणों से हो सकती है। या तो हमारी बॉडी में जो पैंक्रियाज अवेलेबल है ये इंसुलिन को जनरेट करना बंद कर दे, या फिर पैंक्रियाज जो इंसुलिन जनरेट कर रहा है उसे हमारी बॉडी सही तरीके से इस्तेमाल ना कर पाए। इन 2 कारणों से डायबिटीज हमें देखने को मिलता है। अगर हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन को जनरेट ही नहीं कर रहा है तो सिचुएशन थोड़ी सी ज्यादा सीवियर हो जाती है और हम इसे टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। ये इन जनरल हमें यंगस्टर्स में देखने को मिलता है। ज्यादातर जो कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज है वो टाइप 2 डायबिटीज है, जहां पे हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन को जनरेट तो करता है लेकिन हमारी बॉडी उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाती। ये बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज है जो आपको एल्डरली लोगों में देखने को मिलेगा। इससे हमारे जो बॉडी का सिस्टम होता है वो बहुत ही सीरियसली डैमेज हो जाता है। कुछ बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं जब किसी पर्सन को डायबिटीज हो जाता है, जैसे कि उसे बार बार प्यास लगती है, उसे बार बार यूरिनेट करने जाना पड़ता है, उसका विजन कमजोर होने लगता है, वो थकान महसूस करेगा और उसका जो वेट है वो बहुत ही तेजी से कम होने लग जाएगा, जबकि वो उसके लिए कोई एफर्ट भी नहीं कर रहा होगा। इससे आइडिया लग जाता है कि अब आपको जरूरत है कि आप अपना डायबिटीज चेक करवाएं। भारत में 100 मिलियन से ज्यादा ऐसे एडल्ट्स हैं जो डायबिटीज का शिकार हैं। 136 मिलियंस प्री डायबिटिक हैं, मतलब अगर वो डायबिटीज के अभी प्राइमरी स्टेज में है, उन्होंने ख्याल नहीं रखा, अपनी डेली रूटीन को सही नहीं किया, अपने फूड को सही नहीं किया, तो वो डायबिटीज का शिकार हो जाएंगे। 53% पॉपुलेशन तो ऐसी है इंडिया की जो अनडायग्नोज्ड है, जिन्होंने कभी चेक ही नहीं करवाया कि उन्हें डायबिटीज है या नहीं है। अगर वो करवाएंगे तो निकल जाएगा। इंडिया में सेकंड मोस्ट अफेक्टेड, मतलब इंडिया सेकंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है दुनिया की, जहां पर डायबिटीज का प्रेवलेंस इतना ज्यादा है। और यहीं पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप बताइए कि दुनिया की मोस्ट अफेक्टेड डायबिटिक कंट्री कौन सी है? ये जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एडल्ट्स जिनको डायबिटीज होता है उनको हार्ट अटैक का खतरा 2 से 3 गुना बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू एल्डरली पीपल। देखिए होता क्या है कई बार कि
जब कोई पर्सन डायबिटिक होता है तो उसके जो फीट यानी कि पैरों का निचला हिस्सा होता है वहां पर ब्लड का फ्लो रिड्यूस हो जाता है और नर्व्स धीमे धीमे डैमेज होने लग जाती हैं। इसीलिए फूट अल्सर बहुत ही कॉमन हो जाता है, मतलब पैरों में घाव का होना। अगर एक बार ये फूट अल्सर या इन्फेक्शन हो गया तो उसे क्योर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इवेंचुअली उस पर्सन के पैरों को काटना पड़ जाता है। ऐसा मैं आपको बताता हूं, मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनके छोटे भाई के साथ हुआ था। 1980s में वो डायबिटिक थे और उनके पैरों को काटना पड़ा था। वो सर्वाइव नहीं कर पाए उस पूरी सिचुएशन को और उनकी डेथ हो गई। मैं उनसे कभी मिला नहीं, मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, मैंने बस उनकी कहानियां सुनी हैं। तो मैं जब इस आर्टिकल को पढ़ रहा था तो मुझे उनकी याद आई कि दैट वाज द सेम सिचुएशन। वो डायबिटिक थे और उन्हें फूट अल्सर हुआ, जिस फूट अल्सर को वो सर्वाइव नहीं कर पाए। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है जब कोई पर्सन डायबिटिक होता है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी, जहां पर जो लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है, जो टिश्यूज होते हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं रेटिना के आसपास, वो खराब होने लग जाती हैं, डैमेज होने लग जाती हैं, जिसके बाद आंखों की रोशनी जाने लगती है, कमजोर होने लगती है। किडनी फेल्योर डायबिटीज की वजह से होने वाला एक सबसे खतरनाक खतरा है। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी बातें हैं डायबिटीज के बारे में, आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। वर्ल्ड डायबिटीज डे 2023 एक्सेस टू डायबिटिक या डायबिटीज केयर 2023 का कैंपेन यही है कि हम लोगों को बताएं कि डायबिटीज के क्या रिस्क हैं, स्पेसिफिकली टाइप 2 डायबिटीज के क्या रिस्क हैं, हम इसकी कंडीशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके इम्पैक्ट को कैसे कम कर सकते हैं। अगर हम लोगों को इसके बारे में अवेयर कर पाए तो इसके खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो ग्रीन सेस के बारे में है, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने 8 सालों में कलेक्ट किया। देखिए, शुरुआत में 2000 अगर आप देखो तो 15-16 की ड्यूरेशन की बात है। यहां पर स्पेसिफिकली 2015 में 6 नवंबर को दिल्ली में एनवायरमेंटल कंपनसेशन चार्ज यानी कि ईसीसी को इंपोज किया गया। जब इस बात को इवैल्यूएट किया गया कि जो बाहर से डीजल व्हीकल्स आती हैं उनसे दिल्ली का पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, तो दिल्ली की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे एनवायरमेंटल कंपनसेशन चार्ज यानी कि ईसीसी इंपोज कर दिया। जब भी कोई व्यक्ति टोल पे जाता है तो उसे टोल के चार्जेस तो देने पड़ते हैं, एट द सेम टाइम उसे दिल्ली में एंटर करते वक्त ईसीसी भी पे करना पड़ता है। काइंड ऑफ सेस है जो एडिशनल चार्ज लगता है किसी भी ड्यूटी के ऊपर। अब देखिए, जो पैसा आपने ईसीसी में कलेक्ट किया यानी कि एनवायरमेंटल कंपनसेशन चार्ज में, उसके 2 पर्पस थे। पॉइंट नंबर 1 कि आप डिस्करेज करोगे डीजल व्हीकल्स को कि वो कम दिल्ली में एंटर करें। दूसरा, जो आपके पास पैसा इकट्ठा होगा उसको आप इन्वेस्ट करोगे ग्रीन प्रोजेक्ट में। अब मामला यह है कि पिछले 8 सालों में खूब सारा पैसा ईसीसी के एम्बिट में दिल्ली की सरकार के पास आया तो सही, बट वो उसे खर्च नहीं कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो जो पैसा एनवायरमेंटल कंपनसेशन चार्ज के तहत इकट्ठा हुआ उसे आज तक केवल 7 बार ही खर्च किया गया है, और उस 7 बार में 5 बार तो तब खर्च किया गया है जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, डांटा है कि भाई पैसा क्यों इकट्ठा करके रख रहे हो, भाई जिस पर्पस के लिए आया है उस पर्पस से उसे खर्च करो। तो 7 बार में, मतलब 8 सालों में जो पैसा इकट्ठा हुआ उसे केवल 7 बार दिल्ली की सरकार ने आज तक खर्च किया है, और उसमें से भी 5 बार तो सुप्रीम कोर्ट की डांट सुनने के बाद खर्च किया है। कितने पैसे हैं मतलब इस पूरे फंड में? अप्रोक्सीमेटली 1500 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए हैं, 1491 करोड़ रुपए नवंबर 2015 से जुलाई 2023 के बीच में, और केवल 780 करोड़, लगभग हाफ ऑफ द अमाउंट हैज बीन स्पेंट टिल नाउ। आधे से थोड़ा ज्यादा अमाउंट ही आज तक खर्च किया गया है। 709 करोड़ रुपए अभी भी अनयूटिलाइज्ड पड़े हुए हैं और उसे दिल्ली की सरकार खर्च नहीं कर पाई है, चाहे उसका जो भी कारण रहा हो। तो जो इन्वायरमेंटल कंपनसेशन चार्ज था 2015 के 6 नवंबर को उसको शुरू किया गया था कि जो कमर्शियल व्हीकल्स दिल्ली में एंटर करेंगी टोल टैक्स के अलावा उन्हें यह चार्ज भी देना पड़ेगा। और यही मामला था कि समझ में आया कि वो जो व्हीकल्स यहां पर एंटर करती हैं उनसे काफी ज्यादा पोल्यूशन दिल्ली में होता है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए ये काम शुरू किया गया। अब यहां पर देखिए कि 90 लाख का जो पहला जो फंड रिलीज किया गया था उसमें 90 लाख किया गया था, वो 2016 में सिटी में RFID इंफ्रा को डेवलप करने के लिए खर्च किया गया था। तो ये समस्या है राइट नाउ अभी जो चली रही है। एनवायरमेंटल कंपनसेशन चार्ज की बात करते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड ग्रीन टैक्स है, जो इन्वायरमेंट के नेगेटिव इंपैक्ट को काउंटर करने का एक एफर्ट है। ये एक प्रकार का सेस है, यानी कि जो टैक्स ऑन टैक्स इंपोज किया जाता है। इसके पीछे कोई लेजिस्लेटिव बैकअप नहीं है क्योंकि इसे तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद इंपोज कर दिया गया था। यूजुअली सेस को इस तरीके से इंपोज किया जाता है ताकि हम कोई एडिशनल अमाउंट कैटर कर सकें किसी स्पेसिफिक पर्पज से। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो इंडो पैसिफिक के बारे में है। राइट नाउ 2+2 टॉक्स चल रही हैं। तो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने जब बातचीत करी अपने काउंटर पार्ट से जो यूएस से हैं, उन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन की क्रूशियल इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हुए कहा कि हमें यहां पे ज्यादा ध्यान देना होगा।
समिट में दोनों साइड्स ने 10 ईयर का रोड मैप भी तैयार किया। 2+2 की मीटिंग जो अब इंडिया यूएस के बीच में चल रही है, जहां पे इकोनॉमी, डिफेंस, सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, कई सारे मुद्दों पे बातचीत हुई। पिछले महीने इंडिया और यूके के बीच में 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग हुआ था। वहां पे भी हमने कोऑपरेशन को बूस्ट करने की बात की थी की एरियाज में, जैसे कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, सिविल एविएशन, हेल्थ एंड एनर्जी। ये सारी बातचीत तो पिछले महीने हुई थी। यहां पर फोकस किया गया इंडो पैसिफिक रीजन पे। इंडो पैसिफिक रीजन को आप इस मैप में देख सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी ओशंस हैं उसमें एकमात्र ओशन है इंडियन ओशन, जिसका नाम किसी एक कंट्री के ऊपर रखा गया है। और इंडियन ओशन के इस पूरे रीजन को इंडिया हमेशा से अपना बैकयार्ड मानता रहा है, यानी कि एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। यहाँ पे जो लिटोरल कंट्रीज हैं उनके साथ इंडिया ने काफी अच्छे रिलेशंस भी बिल्ड किए हुए हैं। तो इंडिया का इंडियन ओशन में डोमिनेंस रहा है, ये तो नेचुरल है। लेकिन यहाँ पर जो पैसिफिक ओशन है, अब यूएसए और बाकी के जो देश हैं वो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करके एक रीजन को डेवलप कर रहे हैं, दैट इज इंडो पैसिफिक। मतलब जो इंडियन ओशन का भी हिस्सा है और पैसिफिक का भी रीजन है। अब ये जो पूरा हिस्सा है ये एक्चुअली में वैसे तो कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन है नहीं, लेकिन ये जो अफ्रीका का ईस्टर्न कोस्ट है यहां से शुरू होके अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट तक आता है, फैलता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इस पूरे रीजन में आती हैं। कन्वेंशनली इस रीजन को एशिया पैसिफिक कहा जाता रहा है। मतलब इसके पहले इस पूरे रीजन को एशिया पैसिफिक कहा जाता था। तो एशिया पैसिफिक हम जब कहते थे तो इंडिया थोड़ा सा साइडलाइन हो जाता था, क्योंकि यहां पर फिर डोमिनेंस आती थी एक तो रशिया की और दूसरी चाइना की। तो चाइना और रशिया इसे एशिया पैसिफिक कहना प्रेफर करते हैं, लेकिन इंडिया, यूएस और बाकी के वेस्टर्न कंट्रीज 2011 ऑनवर्ड्स ये काफी नया कॉन्सेप्ट है, हाईलाइट हुआ कि हम इस पूरे रीजन को इंडो पैसिफिक बोलेंगे। और इंडो पैसिफिक में इंडिया का एक बहुत ही सेंट्रल रोल हो जाता है। दिस इज फॉर द पर्पस टू काउंटर चाइना, ताकि चाइना की जो हेजिमनी है, पूरा जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन में, उसे हम थोड़ा सा रिड्यूस कर सकें। इंडो पैसिफिक एक रीसेंट कॉन्सेप्ट है जो लगभग एक दशक पहले शुरू हुआ। 2007 में शिंजो आबे ने इसके बारे में बात करी थी। उसके बाद 2011 के बाद ये कॉन्सेप्ट काफी हाईलाइट हुआ और 2014 के बाद जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने इंडो पैसिफिक के इस कॉन्सेप्ट को काफी ज्यादा तवज्जो देनी शुरू करी। ये टर्म काफी पॉपुलर हो गया बिकॉज यहाँ पे हम इंडियन ओशन को, पैसिफिक ओशन को आपस में लिंक करते हैं एज फार एज दैट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इज कंसर्न। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पहले एशिया में हुआ करती थी अब वो शिफ्ट कर रही है इंडो पैसिफिक में, और यहाँ पे बहुत सारे देखो सी लेन्स गुजर रहे हैं। तो इंडिया का एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे हो सकता है। वर्ल्ड ट्रेड यहाँ से ओशंस के थ्रू पास होता है। अगर आप इस पूरे रीजन के सिग्निफिकेंस की बात करें तो इंडो पैसिफिक रीजन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस रीजन है, इकोनॉमिकली एक्टिव रीजन है। यहाँ पे 4 कॉन्टिनेंट कवर होते हैं, दोज आर एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। 60% दुनिया की पॉपुलेशन, 2/3 ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट इसी रीजन से जनरेट होता है। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक ग्रेट सोर्स है और काफी वास्ट मरीन रिसोर्सेज भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ऑफशोर हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन हाइड्रेट, सीवेड मिनरल्स और रेयर अर्थ मेटल्स। यहाँ पे एक बहुत लंबी सी कोस्ट लाइन है और कई सारी कंट्रीज के पास खूब बढ़िया सा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट कंट्रीज आपको इसके आसपास इकोनॉमीज मिलेंगी, दोज आर यूएसए, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑफ कोर्स इंडिया। तो इसलिए ये रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अपनी प्रोमिनेंस भी अवेल कर रहा है। तो चलिए, इस सेशन में ये आर्टिकल्स हमने कवर किए। इस सेशन की पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जहां तक आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पहुंच सकते हैं। वहां पे मैं कुछ चीजें और भी पोस्ट करता रहता हूं, जैसे मैंने अभी एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर एक छोटा सा क्लिप अपलोड किया था, आप उसे भी वहां जाके देख सकते हो। आप में से ज्यादातर लोगों ने वैसे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया है, जिन्होंने नहीं किया है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन मैप का, यह है अफ्रीका का मैप और यहाँ पर एक कंट्री को स्पॉट किया गया है और उसका फ्लैग भी यहाँ पे लगाया गया है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंट्री। आप इस कंट्री का नाम बताइए। और जैसे कि मैं हर बार रिकमेंड करता हूं, गूगल मत करिएगा, बल्कि आप अपने एटलस का इस्तेमाल करिएगा और वहां पे इस कंट्री को देखिए, उसके आसपास के देशों को देखिए, उसकी कैपिटल को देखिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे खत्म होता है विद द होप कि इससे आपको फायदा मिला और ये सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा। मिलेंगे कल के सेशन में एक बार फिर से, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।